नमस्कार। आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ग्रेजुएशन का पार्ट है। आज की इस कक्षा के अंदर कोण के बारे में, शंकु के बारे में। शंकु, कोण। अब शंकु बेसिकली क्या चीज है, पहले उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और एक दो कॉन्सेप्ट करते हुए आज की कक्षा में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। विशेष रूप से शंकु का समीकरण ज्ञात करने की बात हम लोग इस कक्षा में करने वाले हैं। शंकु उस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है। जनित पृष्ठ का मतलब है जनरेट होने वाला या बनने वाला एक पृष्ठ है। शंकु एक रेखा के द्वारा बनने वाला पृष्ठ है। रेखा कैसी होगी? जो एक स्थिर बिंदु, जो एक स्थिर बिंदु से गुजरती है तथा एक दिए वक्र को, अब दिया वक्र का मतलब क्या है? वक्र कुछ भी हो सकता है, समझ गए? ये वक्र जो है आपका गोला हो सकता है, ये वक्र और भी कोई सॉलिड हो सकता है, किसी प्रकार का। दिए वक्र को प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। समझ गए? अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन विच पासेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड टचेस और इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व। समझ गए? वह आपका जो है शंकु है। इसके अंदर तीन चीजें आ रही है, तीन शब्द आ रहे हैं। सबसे पहला शब्द है एक स्थिर बिंदु से गुजरना, जो फिक्स पॉइंट हमारा है। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है शंकु का शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ कोन, जो फिक्स पॉइंट है। इसी प्रकार से है ना, जो रेखा है जिसके द्वारा यह पृष्ठ जनित हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं जनक रेखा, जनरेटर लाइन। ठीक है? और इसी क्रम के अंदर जो वक्र दिया है, जिसको वह रेखा प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, यानी इसको हम लोग कहते हैं दिया वक्र, ये कहलाता है निदेशक या निदेशित वक्र। डायरेक्टर कर्व। तो उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन जो है क्लियर है। एक रेखा के द्वारा बनने वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। रेखा कैसी मूवमेंट कर रही है स्पेस के अंदर? जो एक फिक्स पॉइंट से होकर के गुजरने वाली है और एक वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने की वो बात करती है। जैसे मान लिया एक फिक्स पॉइंट के रूप में मैंने अगर इसको ये पकड़ लिया, ये पेन हमारा एक रेखा है। अब ये रेखा जिस जिस पृष्ठ को घूम करके जैसे टच कर सकती है, ऐसा ऐसा, है ना भाई? ऐसा नहीं कि शंकु जो है हमारा, वो टोपी जो बर्थडे कैप है, वो एक शंकु है हमारा, लेकिन वो लंबवृत्तीय शंकु है। वहां पर जो है उस बेस के लंबवत उसकी हाइट है, तो वो एक शंकु का एक एग्जाम्पल है और वो लंबवृत्तीय शंकु का एग्जाम्पल है। लेकिन जब शंकु की बात करते हैं तो इसका मतलब वो खाली हो ऐसा जरूर नहीं है। वो शंकु है ना, सॉलिड होना। अब ये रेखा जिस जिस पृष्ठ को, जैसे इस शेप के अंदर अगर वो केवल ऐसा ऐसा स्पर्श कर रही है तो वो आपकी जो है कैप के रूप में बन जाएगा। उसके बीच के अंदर भी कहीं वो प्रतिच्छेद कर रही है तो वो भी आपका सॉलिड रूप के अंदर शंकु बन जाएगा। कहने का मतलब फिक्स बिंदु, शंकु का शीर्ष, जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं वो जनक रेखा, और जिस वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने की बात कर रहे हैं वह आपका क्या कहलाएगा? निदेशक या निदेशित वक्र, डायरेक्टर कर्व कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अन्वालोपी शंकु के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर बात करता हूं। अगली बात, अन्वालोपी शंकु एनवलप कोन। अब अन्वालोपी शंकु क्या है? ठीक वही परिभाषा है जो शंकु की परिभाषा है, केवल फर्क क्या है, शंकु जो है वक्र को प्रतिच्छेद भी करता है और अन्वालोपी शंकु उस वक्र को केवल स्पर्श करता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा डेफिनेशन ठीक ठीक उसी प्रकार से, अन्वालोपी शंकु उस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक स्थिर बिंदु से गुजरती है तथा दिए वक्र को स्पर्श करती है। देखिए शंकु की जहां बात हो रही है वहां पर वह वक्र को स्पर्श भी कर सकती है, वक्र को प्रतिच्छेद भी कर सकती है, और अन्वालोपी शंकु एनवलप कोन की बात जहां करते हैं वो दिए गए वक्र को केवल स्पर्श करने की बात करती है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखना है एक चीज और, यदि वक्र, ये वक्र कहो या जिसको हम निर्देशक वक्र की बात करते हैं, निर्देशक वक्र गोला हो तो अन्वालोपी शंकु का समीकरण, अन्वालोपी शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा सर? S1 बराबर टी स्क्वायर, ये आपका जो है अन्वालोपी शंकु का समीकरण हो जाएगा। जैसे ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कि ये अगर मैं मुट्ठी बनाता हूं, ये आपका गोला है, यहां पर एक फिक्स पॉइंट है ऊपर, और ये जो रेखा है अगर केवल ये रेखा इस नीचे वाले गोले को स्पर्श करती है और इस प्रकार से घूम रही है तो आपका शंकु बन रहा है नहीं बन रहा है? और अगर ये शंकु है तो यह अन्वालोपी शंकु है। कब? जब ये जो नीचे वाला वक्र है, जो बेस जिसको आप डायरेक्टर कर्व कहा कर रहे हैं, अगर ये गोला है तो उस स्थिति में जो शंकु बन रहा है वह, उसका समीकरण हमारा S1 बराबर टी स्क्वायर रहेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब आपके दिमाग में आना चाहिए S कौन है यहां पर? S जो है वह गोला है। गोले का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, सॉरी जी कहां आ गया, 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। इसमें बराबर 0 नहीं होगा तो ये S हो गया आपका। S1 का मतलब क्या है? S1 का अभिप्राय यह हुआ कि अगर मान लेता हूं जो शीर्ष आपके पास में है, अगर शीर्ष अल्फा बीटा और गामा के रूप में है तो S1 का मतलब है उस बिंदु अल्फा बीटा गामा से इस गोले के समीकरण को संतुष्ट करवाने पर प्राप्त होने वाला अचर पद हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा से उस गोले की समीकरण को संतुष्ट करवाने पर आने वाला अचर पद है। और इसी प्रकार से टी का मतलब है आपका स्पर्श समतल या स्पर्श तल का समीकरण। याद है, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। S1 बराबर टी स्क्वायर से अन्वालोपी शंकु का समीकरण हमें प्राप्त होगा, जहां पर बेस निश्चित रूप से आपका 100% गोला दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और डिस्कस करने की बात करते हैं। तो तीसरी जो चीज हमारी आ गई, मान लेते हैं शंकु के बारे में बात करें तो सबसे पहले
एक्स वाई जेड यानी 3 चरों वाली एक्स वाई जेड 3 चरों यहां कर लेते हैं वाली सामान्य समीकरण भाई एक्स वाई जेड वाली सामान्य, एक काम करते हैं एक शब्द और जोड़ते हैं इसमें, सामान्य द्विघात समीकरण। सामान्य द्विघात समीकरण कहें या व्यापक द्विघात समीकरण कहें, एक ही शब्द है भाई। एक्स वाई जेड 3 चर वाली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 पावर वाले जो व्यापक समीकरण हमारी बनाई जा सकती है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2f वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये समीकरण हमारी है। अब ये समीकरण जो है हमारी गोला भी प्रदर्शित कर सकती है और शंकु भी प्रदर्शित कर सकती है। तो पहली स्थिति की बात करते हैं, ये आपकी हो गई सर व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद भी हुआ, वाई स्क्वायर का पद, जेड स्क्वायर का पद, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद भी हमारे हुए। एक्स वाई के पद के साथ में 2h है क्योंकि लगातार हम लोग ले रहे हैं। जब हम लोगों ने पेयर ऑफ लाइंस की बात की थी वहां पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई किया था, तो कंफ्यूज नहीं हो, तो यहां पर भी वही 2h एक्स वाई का ही पद है। समझ रहे हो, वो अपने संकेत जो है सब जगह वो एक जैसे चल रहे हैं। और 2f के साथ में वाई जेड है और 2g के साथ में जेड एक्स का पद है, और उसके बाद में वापस वही जो अपने गोले में आया था 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। यह नंबर 1 गोले को प्रदर्शित करेगी। गोला प्रदर्शित करेगी यदि, बताओ सर गोला कब बनेगा। अब गोले का जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। उनके गुणांक हमेशा 1 होते हैं, और अगर गुणांक 1 नहीं है तो गुणांक बराबर होने की बात होती है। तो यहां पर समीकरण गोले को प्रदर्शित करने की स्थिति है ए बी और सी आपस में कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, गुणांक बराबर होने चाहिए। नंबर दूसरी बात, गोले के समीकरण के अंदर हमारे जो एफ जी एच वाले पद थे क्या, नहीं थे, यानी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद हमारे नहीं होते हैं गोले के समीकरण में। और जब नहीं होते हैं इसका मतलब एफ जी और एच तीनों 0 के बराबर हो जाए, तब आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। ये गोले को प्रदर्शित करने वाली समीकरण बन जाएगी। नंबर दूसरी बात, यह समीकरण शंकु को प्रदर्शित करेगी। शंकु प्रदर्शित करेगी यदि, ध्यान देना, शंकु को प्रदर्शित करने के लिए एक सारणिक की बात आपको करनी होगी। अब सारणिक समझाता हूं कैसे लिखना है आपको। 4 कोटि के सारणिक की बात होगी। कितना कोटि, 4 कोटि का सारणिक रहेगा, यानी 4 पंक्तियां 4 स्तंभ रहेंगे। सबसे पहला काम विकर्ण हमको लिखना होगा, कि जब डेल्टा बराबर 0 लिखा था, डेल्टा में हमने एक सारणिक की बात की थी ना, याद आ रहा है भाई। जब हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लाइंस, कि भाई एक व्यापक द्विघात समीकरण 2 चरों वाली वह रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है, तब डेल्टा बराबर 0 था ना, तो वहां जो डेल्टा लिखा था उसी में कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं, वहां डेल्टा क्या था हमारा, कुछ याद आ रहा है। वहां डेल्टा था, विकर्ण में क्या था, एबीसी पेयर ऑफ लाइंस के अंदर जब बात की थी, और एफ जी एच क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज में एफ जी एच, एंटी क्लॉकवाइज में एफ जी एच ऐसा लिखा था। तो ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा यू वी डब्ल्यू भी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम विकर्ण लिखते हैं, जैसे वहां पर एबीसी लिखा था, तो यहां पर विकर्ण में ए बी सी और डी ये विकर्ण में लिखा जाएगा। सी के साथ
हमारा एफ जी एच क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, तो ठीक ठीक उसी प्रकार से यहां भी सी के साथ में क्लॉकवाइज एफ जी एच, सी से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज एफ जी एच, इस प्रकार से। यानी ये चीज तो आपको बनाना ही बनाना है सर। अब जो चीजें बच गई उसमें यू वी डब्ल्यू लिखना है, तो इस पंक्ति के अंदर भी यू वी डब्ल्यू और इस पंक्ति में भी ऊपर से यू वी और डब्ल्यू लिखा जाएगा। तो जब ये सारणिक का मान अगर 0 के बराबर है तो वह व्यापक द्विघात समीकरण जो 3 चरों में होगी वह आपका शंकु को प्रदर्शित करने की हमारी शर्त रहेगी। क्लियर है? नंबर तीसरी बात, मूल बिंदु से एक काम करते हैं, उस शंकु को प्रदर्शित करेगी जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। देखो, शंकु को प्रदर्शित करने वाली शर्त तो हमारी सारणी की बात हो गई, लेकिन अब हम कह रहे हैं शंकु को प्रदर्शित करे लेकिन शीर्ष कैसा हो, मूल बिंदु हो। तो उसमें क्या क्या चीजें होगी, उसके अंदर हमारे पास में ये सारे पद नहीं होंगे जो एक घातीय पद है। u नहीं होगा, v नहीं होगा, w नहीं होगा और d नहीं होगा। तो u, v, w और d अगर 0 के बराबर है तो निश्चित रूप से समीकरण शंकु को प्रदर्शित करेगी। कारण सीधा सा है, जब u, v, w, d ये चारों 0 हो गए और सारणी की कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ अगर 0 होता तो सारणी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं मैं कि जो आपका होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, वो आपका निश्चित रूप से एक शंकु को प्रदर्शित करती है जिसका शीर्ष 0, 0 होता है। भाई होमोजीनियस समझते हो ना, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, 3 चरों वाली सम द्विघात समीकरण शंकु को प्रदर्शित करती है जिसका शीर्ष कैसा होता है, मूल बिंदु होता है। मैं इसी चीज को यहां पर लिख रहा हूं स्टार मार्क करते हुए। 3 चरों वाली सम द्विघात समीकरण यानी होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और वो कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। क्योंकि सम द्विघात समीकरण है तो देखो, पहला पद एक्स स्क्वायर में चर की घात 2, वाई स्क्वायर में चर की घात 2, जेड स्क्वायर चर की घात 2, वाई जेड का गुणा चर की 1 + 1 2 घात हो गई, जेड एक्स में 2 घात हो गई और एक्स वाई के अंदर 1 + 1 2 घात हो गई। तो इस प्रकार से जो सम द्विघात समीकरण इन 3 चरों की होगी 0, उस शंकु को प्रदर्शित करती है जिसका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है उसको वापस से रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहले हमने शंकु की डेफिनेशन की बात की है। शंकु की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा, भाई शंकु है एक रेखा के द्वारा जनित होने वाला पृष्ठ है जो रेखा स्पेस में एक स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है और एक दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है। अन्वालोपी शंकु का मतलब वह रेखा उस दिए गए वक्र को केवल स्पर्श करेगी। और अन्वालोपी शंकु का समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं। कब ज्ञात करते हैं, जब नीचे वाला निर्देशक वक्र, जिस वक्र को रेखा स्पर्श कर रही है, वो वक्र आपका गोला होता है। तो अन्वालोपी शंकु का समीकरण S1 बराबर t² होता है। एक चीज तो हमने डिस्कस ये की, हम लोगों ने बात की है कि 3 चरों वाली व्यापक द्विघात समीकरण, ये वाली समीकरण की बात की है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2h xy
प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये अलग अलग स्थितियों में देखिए, सबसे पहला गोले को प्रदर्शित कब करने वाले, जब ए बी और सी 0 हो जाए, ए बी सी आपस में बराबर हो जाए और एफ जी एच आपका 0 हो जाए, तो वह गोले को प्रदर्शित स्फीयर को करेगी। नंबर दूसरी बात, ये शंकु को प्रदर्शित करेगी अगर चार कोटि के सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाए। चार कोटि का सारणिक लिखने का तरीका आपको याद रखना चाहिए। ए बी सी डी विकर्ण में होगा, सी के पास से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एफ जी एच लिखा जाएगा और चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ में यू वी डब्ल्यू लिख देना है, तो वह शंकु को प्रदर्शित करेगी। और आपके दिमाग में आएगा कि इसकी चौथी पंक्ति के अवयव या चौथे स्तंभ के अवयव 0 0 0 हो जाए, तो सारणी का मान निश्चित रूप से आपका क्या होगा, 0 0 होगा। तो यू वी डब्ल्यू और डी 0 होने की स्थिति के अंदर यह शंकु को प्रदर्शित जरूर कर रही है, लेकिन वह शंकु जो होगा उसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों हम ये लिख सकते हैं कि जो व्यापक द्विघात समीकरण के स्थान पर जो सम द्विघात समीकरण 3 चरों वाली होगी, जिसके अंदर आपके 6 पद रहेंगे, एक्स स्क्वायर का पद ए एक्स स्क्वायर के रूप में, वाई स्क्वायर का पद बी वाई स्क्वायर के रूप में, जेड स्क्वायर का पद सी जेड स्क्वायर के रूप में, उसके बाद में वाई जेड का पद 2f वाई जेड, अगला पद 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। ये उस शंकु को प्रदर्शित करने वाली समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु रहता है। और चलिए, अब जब शीर्षों की बात आ रही है तो मुझे बताइए, अगर शंकु का कोई समीकरण आपको दे रखा है, शंकु है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इस शंकु का शीर्ष ज्ञात करना। भाई वर्टेक्स कैसे ज्ञात करोगे उसको ध्यान देना। भाई शीर्ष ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज दे रखी है सर, हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड 0 के बराबर दे रखा है। भाई एक्स वाई जेड का ही तो एक समीकरण है जो है फलन के रूप में है, तो एक्स वाई जेड की समीकरण हमारे पास में है। अब मुझे बताइए कि इसके पहले हमने 2D के अंदर दीर्घवृत्त का केंद्र निकाला था, याद हो तो अति तरवलय का केंद्र निकाला था हमने। पेयर ऑफ लाइंस के अंदर उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला था। कैसे निकाला था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आंशिक अवकलज किया था, डेल एफ अपॉन डेल वाई किया था। दो समीकरण एक्स वाई के आई और उनको सरल करते हुए हमने एक्स वाई का मान निकाला। ठीक ठीक काम यहां पर भी वही करना है। मुझे इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, उसको 0 के बराबर करना। डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी 0 के बराबर करना है। और डेल एफ अपॉन डेल जेड यानी इनका एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों को कर लेना है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, यहां पर एक्स वाई जेड की 3 समीकरण बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, भाई वहां पर जब डेल एफ बाय डेल एक्स करते थे, डेल एफ बाय डेल वाई करते थे, एक्स वाई के पदों की 2 समीकरण बनती थी। यहां पर आपके एक्स वाई जेड के साथ में एक अचर पद भी होगा आपका, एक्स वाई जेड और अचर पद की 3 समीकरण बनेगी। अब या तो मैं उन 3 समीकरण को हल करूं एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करने के लिए, और नहीं तो 3 समीकरण तो बनानी पड़ेगी। अब उसके बाद ऑप्शन को ट्राई कर लूं। ऑप्शन के अंदर आपका शीर्ष दिया है, ऑप्शन से उन तीनों समीकरणों को क्या कर ले, संतुष्ट कराएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई 3 समीकरण बनानी पड़ेगी, तो एक्स वाई जेड की 3 समीकरण बनेगी। और इसके बाद बाय ऑप्शन प्रश्न को हल करना है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो जो भी आपका शंकु का समीकरण है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स वाई जेड और अचर पद की बनने वाली तीनों समीकरण को बाय ऑप्शन 1 बाय 1 सेटिस्फाई करवाओगे। जिस ऑप्शन से तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी वही शंकु का शीर्ष होगा। बात समझ में आ गई?
चलिए सर, आगे बढ़ते हुए अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपको यहां पर एक प्रश्न दे रखा है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 शंकु को प्रदर्शित करेगी तो क्या शर्त लागू होगी? ठीक है ना भाई। इक्वेशन इसके अंदर अगर मैं a b है ना, यहां पर जो समीकरण है, चलिए खैर, शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त क्या रहेगी? शंकु को प्रदर्शित करने के लिए क्या शर्त अभी बताई थी? सारणी का मान 0 के बराबर हो जाए तभी वो शंकु को प्रदर्शन होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? अब वो पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, सीधा सीधा शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त ही लिख रहे हैं ना। शंकु को प्रदर्शित करने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर विच इक्वेशन रिप्रेजेंट कोण। मैं यहां पर लिख रहा हूं सर, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। वापस से देखो, विकर्ण ए बी सी, विकर्ण में डी, सी के पास से क्लॉकवाइज एफ जी एच, सी के पास से एंटी क्लॉकवाइज एफ जी एच। गलती यहां से स्टार्ट मत करना, सी के पास से एफ जी एच, समझ रहे हो? और चौथी पंक्ति के अंदर आपका आएगा यू वी डब्ल्यू, पंक्ति में भी और स्तंभ में भी। ये स्तंभ था आपका यू वी डब्ल्यू और ये पंक्ति थी यू वी डब्ल्यू बराबर 0। अब बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से इनके अंदर मान रख दें। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, वाई स्क्वायर गुणांक b है, जेड स्क्वायर का गुणांक c है, अचर पद d है। तो पहले a b c d के मान रख दें, फिर बाकी बाद में सोचेंगे। बताओ, इस प्रश्न के अंदर a एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो कि a है, वाई स्क्वायर का गुणांक b है, जेड स्क्वायर का गुणांक नहीं है वो c है, और अचर पद d है। तो ये वाली स्थिति तो हमारी बन गई सर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग यू वी डब्ल्यू, या पहले एफ जी एच कर लेते हैं। एफ कौन है? अपनी समीकरण जो थी वाई जेड के गुणांक का आधा। तो बताओ वाई जेड है क्या? नहीं है। तो एफ आपका 0 है, इधर भी 0 इधर भी 0। जी, उसके आगे जेड एक्स के गुणांक का आधा है ना, 2 जी जेड एक्स होता है। तो जेड एक्स के गुणांक का आधा, तो यहां पर जी भी नहीं है सर, ये भी 0 इधर भी 0। और रही बात अब एच, एक्स वाई के गुणांक का आधा, तो एक्स वाई का गुणांक भी तो नहीं है, तो ये भी 0 ये भी 0। यू वी डब्ल्यू की बात करते हैं। यू कौन है? एक्स के गुणांक का आधा, तो एक्स का गुणांक है वो 2u के रूप में ही है। तो यू यू है, वी वी है, डब्ल्यू डब्ल्यू है। तो पंक्ति में यू वी डब्ल्यू, यहां भी यू वी और डब्ल्यू है। कोई कंफ्यूजन? अब चलिए सर, इसका तो मुझे प्रसार करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि हम ऐसे प्रश्नों को रट सकते हैं तो रट लेना चाहिए। तो सामान्यतः जो है चेंजेस नहीं होते हैं सर, क्योंकि अपने ग्रेजुएशन लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो जाए, बहुत बिल्कुल एकदम अपन 180 डिग्री क्वेश्चंस को टर्न मार दें, ऐसी संभावना हमारी नहीं होती है। खैर, इसको तो हम करें। बताओ सर, पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करना। अब देखो, ध्यान देना सर, प्रसार करते समय, क्योंकि 4 कोटि का सारणिक हम लोगों ने हमारे सिलेबस में था ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। आपके दिमाग में आना चाहिए, जब प्रसार करते हैं तो आपके प्रसार करते समय जो को फैक्टर्स रहेंगे या चिन्ह जो रहेंगे प्रसार का, वो पंक्ति के अनुसार देखो, ये वाला पॉजिटिव टर्म रहेगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे तो करते हैं प्लस माइनस प्लस के क्रम में, और अगला वाला ये नेगेटिव रहेगा। 5 कोटि हो तब वो पॉजिटिव नेगेटिव ये अल्टरनेट रूप से चलता रहता है। तो चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा पद अगर आवश्यकता हो तो नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, ये स्थिति रहेगी। तो चलिए सर, तो पहला वाला आपका पॉजिटिव है ए, और ए को छुपाना है पंक्ति में, ए को छुपाना है स्तंभ में। तो क्या आएगा? बी 0 वी 0 0 डब्ल्यू यू डब्ल्यू डी, वी डब्ल्यू डी। चलिए सर, उसके बाद ये दोनों छोड़ दें। अगला जो आया माइनस का u के साथ में, फिर इसको छुपाया तो 0 b 0 0 0 0 u v w बराबर 0। सही है? अब देखो सर, प्रसार तो केवल पहले वाला का ही करना है, दूसरा तो 0 हो गया,
क्यों हो गया ये 0? क्योंकि ये तो है आपका शून्य के बराबर होगा। हमने ये पढ़ा है किसी भी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ अगर शून्य होता है तो उसका मान 0 होता है। तो यहां पर जो दूसरी पंक्ति है आपके 0 0 0 है, तो इसका मान तो 0 है। अब मुझे इसी को तो हल करना है, तो इसका फिर से प्रसार करने की बात कर रहा हूं। और जब प्रसार करेंगे तो वापस से वही है सर, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव साइन के साथ में प्रसार करने की बात करें तो देखो यहां पर ए तो बाहर ही है, अब बड़ा कोष्टक बना दिया। पॉजिटिव बी के साथ में छोटा वाला सारणिक बी को छुपाते हुए 0WWD 0WWD। दूसरा वाला पद नेगेटिव 0 छोड़ करके लिख रहा हूं, प्लस का वी लिख देता हूं, प्लस वी, इसको छोड़ दिया 00VW। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? है ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। कारण क्या है कि नहीं तो ये सब 0 ही हो गए हमारे, तो है ना। सी के अंदर पद बच रहा है, तो इसका मतलब जो प्रश्न जो मेरे द्वारा लिखा गया है उसको वापस से थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। यहां पर वापस से सर, है ना, कि जो प्रश्न के अंदर समीकरण ax² प्लस by² प्लस cz² की बात है। चलो अब इसके अंदर वापस से जल्दी से मान रखने की बात करें। a b c d f g h f g h u v w बराबर 0। चलिए वापस से वही रिपीटेशन कर रहा हूं कि हमारे जो साइंस रहेंगे चिन्ह प्लस माइनस और माइनस के चिन्ह रहेंगे। चलो इसको हल करते हुए ए के साथ में जो इसका सारणिक रहेगा B0V 0CW VWD, माइनस के अंदर U छुपाते हुए 0B0 00C UVW बराबर 0। अब चलिए इसका फिर से प्रसार करते हैं। प्रसार करते समय हम पंक्ति के अनुसार चिन्हों का ध्यान रखते हुए ये प्लस का पद, ये माइनस का पद, ये प्लस का पद, फिर ये प्लस माइनस और प्लस का पद, इस प्रकार से हम प्रसार कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो तो यहां पर रहेगा सर ए के साथ में बड़ा कोष्टक बनाते हुए बी के साथ में क्या लिख रहे हैं हम लोग, CWWD प्लस का V, इसके साथ में क्या लिख रहे हैं 0CVW क्लियर। माइनस का U के साथ के अंदर देखो पहला पद छोड़ दिया, माइनस का B लिखते हुए माइनस B, और सारणिक हम लोग बना लें, इसको छुपाया सर टी बना करके 0CUW बराबर 0। चलो इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं अब, तो स्थिति रहेगी हमारी ए तो बाहर ही है ऐसा, बी CD माइनस W² प्लस V 0 माइनस CV माइनस U माइनस B 0 माइनस CU बराबर 0। अब गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद में स्थिति बन रही है ABCD माइनस ABCW², सही है। ABW² आगे गुणा करने पर माइनस आएगा, ACV², 1 2 3 माइनस फिर से आ गए, BCU² बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करने वाला हूं सर, यहां पर हम लोग माइनस ABC से डिवाइड कर लेते हैं।
ताकि चिन्ह भी जो है अपना इन तीनों पदों का पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस ए बी सी का भाग देना चाह रहा हूं, और जब माइनस एबीसी का भाग जाएगा तो एबीसी कट गया, माइनस का डी बच गया, माइनस कट गया, प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर बटा सी हो गया, माइनस का भाग हुआ, माइनस कटा, एसी कटा, वी स्क्वायर बाय बी हुआ, और प्लस में यू स्क्वायर बाय ए बराबर 0। तो अपना आंसर क्या हो गया सर, यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर बाय बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय सी माइनस डी बराबर 0। ये शर्त अपने लगने वाली है। अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग ऐसे प्रश्नों को पर्टिकुलर रट सकते हैं तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज जो है सारणी, जो अपने समीकरण है वो शंकु को प्रदर्शित करे तो सारणी को कैसे यूज करना वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। भाई हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो इसी स्तर के आएंगे, है ना, इससे बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये भी कंपेरेटिवली थोड़ी सी हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमारे होंगे। कोई कंफ्यूजन है सर? शंकु को प्रदर्शित कब करेगी? क्लियर है? जब सारणी का मान 0 हो जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, शंकु आपको दे दिया है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 4 बराबर 0 का शीर्ष क्या है? तो इसको जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करना है प्रश्न को, यानी आधा जो है प्रोसेस करना है, आधा ऑप्शन के माध्यम से प्रश्न को हल करना है। ज्यादा आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए यहां पर f किसके बराबर आ रहा है? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 4। ये आपका जो है फंक्शन ऑफ XYZ है। मैं करने वाला हूं डेल f अपॉन डेल x, इसको 0 के बराबर करने वाला हूं। जब x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन रही है, 8x ये 0 हो गया, वो 0 हो गया, प्लस का 2y, फिर ये पद 0 हो गया, अगला पद प्लस का 12 बस बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहां से फिर बात करते हैं डेल f अपॉन डेल y, इसको 0 के बराबर करने की बात करते हैं। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो माइनस का 2y, y के रेस्पेक्ट में प्लस का 2x, y के रेस्पेक्ट में माइनस का 3z, ठीक है, और माइनस का 11 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। डेल f अपॉन डेल z करने की बात करते हैं, उसको 0 के बराबर करें, z के रेस्पेक्ट में 4z माइनस का 3y, z के रेस्पेक्ट में प्लस 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां तो चलो ठीक है, हमारे पास में जो है zx का पद नहीं था, इस कारण से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में एक एक पद कम आया। अगर zx का पद होता तो वहां पर भी एक एक पद बढ़ता। तो xyz और d की कुल मिलाकर के xyz अचर पद की 3 समीकरण हमारे पास में। अब या तो इनको हल करें और हल करके प्रश्नों को ऑप्शन देखें, और या बाय ऑप्शन करें तो बाय ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा। देखो बाय ऑप्शन जब मैं करता हूं, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 1 2 माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो 1 रखने पर 8, 2 रखने पर 4, और z है नहीं, क्या ये 0 के बराबर हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फेल हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, -1 -2 3 रख रहे हैं, तो अब देखो ये -1 -2 और ये 3, ये पहली वाली तो संतुष्ट हो गई है। अब ऑप्शन नंबर बी से दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे, -1 -2, तो यहां पर -2 है, तो ये रहा प्लस का 4, -1 से -2, प्लस का 3 से -9, -11, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो पहली समीकरण सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन दूसरी नहीं कर पाया, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी के बारे में विचार करते हैं, -1 -2 -3, -1 से पहली समीकरण का -1, -2 पर -4 प्लस 12, ये सेटिस्फाई कर गया। -1 -2 -3 दूसरे को देखें तो -1 -2 में 4, -1 में -2, और यहां पर प्लस का 9 -11,
तो देखो आप 9 और 4 13 माइनस 13, दूसरी समीकरण भी ऑप्शन सी के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरी समीकरण की बात करें 4z, z का मतलब हो गया माइनस का 12 और माइनस 3y, y के लिए माइनस 2 है तो प्लस का 6 बराबर 0। यानी कि ऑप्शन नंबर सी तीनों समीकरण को सेटिस्फाई करता है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? और तीनों को हमने बहुत अच्छे से तय किया। तीनों नहीं करते हैं तो परीक्षा में ऑप्शन डी लिख देना अपने आप। क्लियर है? चलिए वापस से एक सवाल जो है प्रैक्टिस के ले रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी कॉपी निकालो फटाफट और उसको प्रैक्टिस करते हुए यही प्रश्न जो है हम लोग रिपीट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है शंकु का शीर्ष है। प्रश्न है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ कोन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ कोन 7x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10zx प्लस 10xy प्लस 26x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इस शंकु का मुझे शीर्ष निकालना है, वही काम करना है। x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो x y z और अचर पद की जो समीकरण बनेगी उसके माध्यम से बाय ऑप्शन हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस 10 जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई प्लस 26x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 17। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल एफ बार डेल एक्स को 0 के बराबर किया तो ये रहा सर 14x, ये 0 माइनस का 10z प्लस का 10y प्लस 26 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करें तो यहां पर हो रहा है 4y y के रेस्पेक्ट में प्लस का 10x y के रेस्पेक्ट में माइनस का 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 बनती है हमारी। और z के रेस्पेक्ट में जब देखते हैं डेल f अपॉन डेल z बराबर 0, z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 4z माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3। अब मैं 1 बाय 1 ऑप्शन के माध्यम से इन तीनों को संतुष्ट करवाने की कोशिश करता हूं। जो ऑप्शन तीनों को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा रिजल्ट होगा। अगर आपको लगता है कि भी कैलकुलेशन के अंदर कहीं पर जैसे समीकरण नंबर 3 में 2 में 2 कॉमन आ रहा है, कट रहा है, तो आप उसको कॉमन लेकर काट भी सकते हैं और नहीं तो 1 1 2 की इक्वेशन है 1 1 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बाय ऑप्शन अब करने की बात कर रहा हूं। बाय ऑप्शन नंबर ए 1 2 2 1 2 2। देखें सर पहली समीकरण में 1 रखने पर 14 माइनस का 20 प्लस का 20 प्लस का 26 ये 0 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फेल। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। 1 माइनस 2 2, तो 1 रखने पर 14 माइनस 2 रखने पर प्लस का 2 है ना, जेड है पहला क्रम, तो जेड का मतलब है 2, तो ये माइनस का 20 माइनस 2 रखने पर माइनस का 20 प्लस का 26 हो गया ये सेटिस्फाई। तो पहला वाला तो इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है। दूसरे की देखें 4y, y का मतलब माइनस 2 से है माइनस का 8, 1 हो गया प्लस का 10 माइनस 2 ये भी सेटिस्फाई हो गया। और तीसरी समीकरण के बारे में बात करते हैं। z के लिए 2 रखने पर 4 दूना 8, x का मान 1 रखने पर माइनस का 10 प्लस का 2 ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो तीनों समीकरण ऑप्शन बी से संतुष्ट हो गई। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो शंकु का शीर्ष जब प्रश्न आएगा तो हमको इस तरीके से करना होगा, क्योंकि इन 3 समीकरणों को हल करने में उलझ जाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के रूप में गोले के उस अन्वालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 1 1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ एनवालोप कोन ऑफ स्पेयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुज वर्टेक्स इज 1 1 1।
अन्वालोप कोण का समीकरण, अन्वालोप कोण जो होता है वो किसी वक्र को स्पर्श करता है, वक्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन अन्वालोप कोण का समीकरण केवल तभी होगा जब आपका निर्देशक वक्र क्या होगा, गोला होगा। और निर्देशक वक्र गोला होने पर अन्वालोप समीकरण क्या होगा, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर होगा। तो अब इसको करना है सर आपको, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करता हूं अन्वालोप समीकरण होता है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। अब अरेंज करते हैं सर कि इसमें एस क्या है, एस वन क्या है और टी क्या है, और इन सब मानों को लेकर के यहां पर रख लेते हैं। एस का मतलब किससे हुआ, गोले का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2। S1 का मतलब किससे हुआ, उस शीर्ष से संतुष्ट करवाना, और शीर्ष आपका है 1 1 1, तो पोजीशन हमारी बनेगी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2। तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3, 3 और 2 5, 5 में से 4 चला गया, परिणाम रहा 1। अब सारा खेल हमारा किसका है, सारा खेल टी का है। और टी के लिए याद रखें क्या है, एक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा प्लस क्या रहेगा सर, यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी। वैल्यूज को रखने की बात करते हैं, एक्स अल्फा का मान 1, वाई बीटा का मान 1, जेड गामा का मान 1, यू कौन है सर, एक्स के गुणांक का आधा जो भी है 1, एक्स प्लस 1, वी वाई के गुणांक का आधा माइनस 1, वाई प्लस 1, और जेड के गुणांक का आधा जो कि 0, अचर पद में माइनस 2। चलो इसको हल करने पर x और x मिल गया तो कितना हो गया 2x, y माइनस वाई चला गया, खेल खत्म हो गया, प्लस का z आगे बढ़ते हुए 1 माइनस 1 चला गया माइनस 2, ये आपका t हो गया। ये बेसिकली आसान स्थिति है, क्योंकि यहां पर जब टी स्क्वायर में x y और z का पद होगा तो फिर आपको उसका स्क्वायर आपको सोचना पड़ेगा, 4 पद हो गए, यहां 3 पद है, ठीक है। अब चलिए हमारे प्रश्न के उत्तर पे मैं आता हूं। हमारा आंसर अन्वालोपी समीकरण एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2। S1 1 हो गया और टी का अभिप्राय हुआ 2x प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हुए 1 का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2, सामने प्रसार करने पर 4x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4, 2 2 के गुणा का 2 गुना, प्लस का 4x जेड या जेड एक्स जो भी लिखना चाहें, माइनस का 4 जेड और माइनस का 8x। चलिए इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद एक्स स्क्वायर उधर गया 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का पद उधर जाने पर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का पद हमारा कट गया है। सबसे पहले वाई जेड के पद की बात करता हूं, तो वाई जेड का पद हमारे पास में नहीं है। वाई जेड के बाद में जेड एक्स के पद की बात करता हूं तो प्लस का 4 जेड एक्स है। उसके बाद एक्स वाई का पद अगर है तो वो एक्स वाई का पद भी मेरे पास में नहीं है। उसके बाद एक्स का पद 2x का पक्षांतरण है ना, और माइनस का 8 पहले से है, माइनस का 10x। फिर y का पद माइनस 2y उधर जाने पर प्लस का 2y, और z का पद माइनस 4z, और नंबरिकल वैल्यू माइनस 2 उधर जाकर के जोड़ने पर प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा अन्वालोपी शंकु का समीकरण हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है, कोशिश करेंगे आप लोग इस प्रश्न को हल करने की कि क्या हम अपना परिणाम अपना उत्तर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न ठीक ठीक उसी प्रकार से है, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 11 के उस अन्वालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1 4 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलप कोन ऑफ स्पेयर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हुज वर्टेक्स इज 1 4 2। और अन्वालोप शंकु का समीकरण तभी एस एस वन बराबर टी स्क्वायर होगा जब आपका बेस या जो वक्र है जिसको वो स्पर्श कर रही है रेखा वो गोला होगा। एस एस वन बराबर टी स्क्वायर से अपना उत्तर निकालें। और चलिए मैं भी इस प्रश्न को हल करता हूं, कोशिश करते हैं हम लोग। एस गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11। S1 संतुष्ट करवाने पर प्राप्त होने वाला मान 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 11, कुल मिला के हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 21, 21 में से 11 गया 10 हो जाएगा। और टी का मतलब है एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू, एक्स प्लस अल्फा प्लस वी, वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस गामा प्लस डी। वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। एक्स अल्फा के स्थान पर 1, वाई बीटा के स्थान पर 4, जेड गामा के स्थान पर 2, यू एक्स के गुणांक का आधा तो एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, तो यू वी डब्ल्यू सारे सारे जीरो हैं। तो ये चौथा, पांचवा, छठा पद जीरो और माइनस का 11। हल करते हुए टी हो गया आपका x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 11। इसलिए इक्वेशन ऑफ एनवेलप कोन SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। एस आपका गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11, S1 का मतलब 10 और टी का मतलब है एक्स प्लस 4y प्लस 2z माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब बताओ सर क्या करना चाहिए हमें? भाई इसका आप सीधा करोगे या 2 बार लिख के गुणा करोगे? भाई सीधा या 2 बार लिख करके? सीधा करोगे तो सबका वर्ग होगा, फिर 2 के गुणा का दुगुना होता रहेगा। समझ लो बात को? तो चलिए कोशिश कर रहे हैं सीधा करने की। 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर प्लस 10 जेड स्क्वायर माइनस 110। देखिए पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, 2 के गुणा का दुगुना। तो पहले से पैर बनाओ सबके। तो पहले 2 का गुणा उसका दुगुना 8xy, पहले तीसरे का गुणा उसका दुगुना 4xz, पहले चौथे का गुणा उसका दुगुना माइनस का 22x। अब दूसरे का पैर बनाओ राइट हैंड साइड में, समझ रहे हो, एक ऑर्डर में चलना। दूसरे तीसरे का गुणा उसका दुगुना 8 दूना 16yz, दूसरे चौथे का गुणा उसका दुगुना माइनस का 88y, और अब तीसरे चौथे का गुणा उसका दुगुना तो माइनस का 44z। क्लियर है? अब सबको अरेंज करना है। एक्स सबको राइट से लेफ्ट के अंदर लेकर के आने की बात कर रहा हूं। 10 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा 9 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का पद 16 माइनस का होने पर माइनस का 6 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के पद में 4 कम हो गया 6 जेड स्क्वायर। अब पहला पद वाई जेड का पद, वाई जेड का पद हमारे पास में है 16 वाई जेड, तो माइनस का 16 वाई जेड। अब जेड एक्स का पद, जेड एक्स का पद 4 है, माइनस का 4 जेड एक्स। अब एक्स वाई का पद माइनस का 8 एक्स वाई। अब एक्स का पद भी सब उधर ही मिल रहा है राइट के अंदर, प्लस का 22 एक्स, वाई का पद प्लस का 88 वाई, जेड का पद प्लस का 44 जेड, और अचर पद लेफ्ट में भी है राइट के अंदर भी है, तो माइनस का 121 और इधर जुड़ेगा तो माइनस का 231 बराबर 0। उम्मीद करता हूं कि ये उत्तर हम लोगों का आया होगा। क्लियर है? तो अन्वालोपी शंकु निकालना वो क्लियर हो गया। एस S1 बराबर टी स्क्वायर से अपने प्रश्न का रिजल्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, जैसे उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है
और प्रतिच्छेदी वक्र आपको दे रखे हैं। अब ध्यान दीजिए सर, जो प्रतिच्छेदी वक्र है वही वक्र कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर बेसिकली एक समतल का समीकरण और एक समतल के साथ में कोई एक वक्र आपको जो है दिया जाएगा। मे भी अगर वो गोला है, हो सकता है ये गोला नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक आपस के अंदर बराबर नहीं है, तो ये बेसिकली गोला नहीं है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, शंकु के समीकरण को ज्ञात करना है, शीर्ष आपका मूल बिंदु है और प्रतिच्छेदी वक्र है। तो देखो एक पैटर्न की बात कर रहा हूं, जहां प्रतिच्छेदी वक्र आपको दे रखे हैं, और प्रतिच्छेदी वक्र का मतलब ये आपके जो है निर्देशक वक्र हैं, डायरेक्टर कर्व है, और इस डायरेक्टर कर्व के अंदर हमारे पास में दो समीकरण हैं। एक हमारे इस प्रकार से क्वार्टिक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई के पद, एक्स वाई के पद भी हो सकते हैं वहां पर, और एक हमारी प्योर जिसके अंदर एक घातीय पद है एक्स वाई जेड के पद वाली समीकरण है। अब देखो किस कॉन्सेप्ट को यूज करने की बात करूंगा मैं आपसे। यहां पर कह रहा है किस शंकु को ज्ञात करना है, उसका शीर्ष कौन सा है, मूल बिंदु है। और अभी हमने इसी क्लास के अंदर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर शीर्ष मूल बिंदु होता है तो यू वी डब्ल्यू डी व्यापक द्विघात समीकरण के अंदर 0 होते हैं। इसका मतलब क्या है, शंकु का समीकरण किस रूप में होता है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होती है। समझ गए ना, 3 चरों की सम द्विघात समीकरण हुआ करती है शंकु का समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर का पद वाई स्क्वायर का पद जेड स्क्वायर का पद एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। और मुझे करना क्या है, मुझे एक सम द्विघात समीकरण तो प्राप्त करनी है। और हम लोगों ने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पेयर ऑफ लाइंस की बात की, जब वृत्त की बात की, जब परवलय की बात की, तो हम लोगों ने सम द्विघात समीकरण को प्राप्त किया है। और सम द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त किया है कि जो एक वक्र है, देखो इसको प्रश्न को क्या करना है भाई, गिवन आपको क्या करना है, हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, इक्वेशन नंबर 2। हम ये चाहते हैं इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से समीकरण नंबर 1 को समद्विघात बनाना। और समद्विघात बनाना, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर हमने डिस्कस ये किया था, एक्स वाई के पद लेफ्ट में रखोगे, अचर पद को राइट में लोगे, अचर पद राइट का भाग दोगे, 1 का मान प्राप्त करोगे, और उस 1 के मान के आधार पर आप दी गई समीकरण को समद्विघात बनाओगे। और उसके अंदर हमने क्या बात की थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ना, एक्स वाई का पद है तो 1 से गुणा करना, और अचर पद है तो 1 स्क्वायर से गुणा करना। ठीक ठीक वही लॉजिक यहां पर भी लग रहा है। तो ध्यान देना, जब शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, और आपको जो है प्रतिच्छेदी वक्र दे रखे हैं, और प्रतिच्छेदी वक्रों के रूप में 2 वक्रों के समीकरण हमें हमारे पास में है एक्स वाई जेड के पदों में, और 2 जो समीकरण रहेंगे वो निश्चित रूप से, दूसरा जो समीकरण रहेगा वो एक्स वाई जेड का ही समीकरण रहेगा। वहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पोजीशन नहीं हो सकती है। पहले समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई का गुणा वाई जेड का गुणा, केवल एक्स का पद केवल वाई का पद, सब कुछ संभव है, लेकिन दूसरे समीकरण में नहीं होगा। तो आप दूसरे समीकरण से अचर पद राइट के अंदर है उसका भाग लगाओ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बनाई। अब क्या करने वाले हम लोग, समीकरण नंबर 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से समीकरण 1 को समघात बनाना है। और जो समघात समीकरण बन जाएगी हमारी, वही हमारा शंकु का समीकरण होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाला शंकु समद्विघात समीकरण 3 वेरिएबल वाला होता है। बस वही काम कर रहे हैं। समघात बनाने के लिए देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दे, अचर पद को 1 के स्क्वायर से गुणा करना होता है, 1 का मान रख देते हैं। तो ये रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए सर पी स्क्वायर लसा पर लू मैं,
पी स्क्वायर लसअप लेने पर क्या स्थिति बनेगी हमारी, ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, इनका प्रसार कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। देखो एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड का होल स्क्वायर, ये मैंने दोबारा क्यों लिखा उसको मैं बता रहा हूं यहां पर। अब ये डिपेंड करेगा सर एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, समझ गए। चार ऑप्शन देख करके ही आपको तय करना पड़ेगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, पी। हो सकता है आपका आंसर ऐसे ही दे दे, आपको परेशान नहीं करे एग्जामिनर कि भाई कुल मिलाकर के बच्चे को पता है कॉन्सेप्ट पूछ लिया, हाँ पी स्क्वायर कर लेता हूं, कॉन्सेप्ट जो है वह आपको पूछ लिया, भाई समघात करना उसको आता है या नहीं आता है, और समघात कर दिया पी स्क्वायर लसअप लेकर के इसी रूप में आपका उत्तर छुड़वा सकता है। और अगर आपको परेशान करना चाहे तो फिर वो कहेगा नहीं साहब अरेंज करो, एक्स स्क्वायर का पद पहले, वाई स्क्वायर का बाद में, फिर जेड स्क्वायर का बाद में, फिर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई के क्रम के अंदर अरेंज करना है। तो अगर वो करना है तो करना, तो पहला काम यहां तक आने के बाद में ऑप्शन जरूर चेक करना, ठीक है। अब आगे की तरफ, ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका प्रसार करने पर माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो दो के गुणा का दुगुना, माइनस का 2lm एक्स वाई माइनस 2mn वाई जेड माइनस 2ln जेड एक्स बराबर 0। तो अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद कॉमन लेने पर क्या स्थिति रहेगी हमारी, ए पी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के पद की बात करेंगे बी पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में सी पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीन पद आ गए। उसके बाद में पहला आता है वाई जेड का पद माइनस 2mn वाई जेड माइनस 2ln जेड एक्स माइनस 2lm एक्स वाई बराबर 0। आपका आंसर इस रूप में भी संभव है। तो ये डिपेंड करेगा चार ऑप्शन क्या है। हो सकता है एग्जामिनर केवल ये पूछे आपके साथ में थोड़ी सी रियायत बरते कि वो बच्चों को इतना आता है कि भी करना क्या है, तो उसको तो कॉन्सेप्ट तो पूछना है, और आपको उलझाना है तो दो लाइन आपको एक्स्ट्रा करने के लिए करेगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर है। चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और ध्यान देना यहां तक आप कर लें, यहां तक उत्तर निकाल दें, यहां तक आ गया तो उसके बाद अरेंज हम लोग कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर समझ में आया ना सर कि स्थिति क्या है, प्रश्न का पैटर्न क्या है वो समझना जरूरी है। हमारा प्रश्न है उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी बराबर 0 और lx प्लस my प्लस nz बराबर p को प्रतिच्छेद करता है ना, वक्र को प्रतिच्छेद करने की बात कर रहा है। और मैंने आपको कहा कि हमारा जो प्रश्न रहेगा उसमें शीर्ष मूल बिंदु है, एक दिमाग में ही आए, और जिन वक्रों को प्रतिच्छेद कर रहा है वो एक्स वाई जेड के समीकरण रहे, और उसके अंदर जो दो समीकरण में दूसरी निश्चित रूप से एक्स वाई जेड की एक घातीय समीकरण रहे, तो समीकरण नंबर 2 की सहायता से समीकरण नंबर 1 को हमें सम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। चलिए मैं इसको हल करता हूं। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1, और हमें दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। अचर पद को राइट में ले जाना है, जो कि ऑलरेडी अचर पद आपका राइट के अंदर है, अचर पद का आपको भाग देना है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 की सहायता से समीकरण नंबर 1 को सम द्विघात बनाना है।
और जब सम द्विघात बनाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का पद छूटेगा, वाई स्क्वायर के पद में कोई चेंज नहीं, जेड स्क्वायर में कोई चेंज नहीं। 2a एक्स का जो पद है उसका 1 से गुणा, एक्स वाई का पद होता तो वो भी छूटता, वाई जेड का गुणा का पद होता वो भी छूटता, एक्स का पद, वाई का पद, जेड का पद 1 से गुणा और अचर पद का 1 स्क्वायर से गुणा। तो स्थिति बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax गुणा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में p हो गया, और प्लस में b एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन p होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए सर यहां पर p स्क्वायर एलसीएम लेकर के उसको फ्री कर देते हैं। जैसे p स्क्वायर एलसीएम लेकर के फ्री करेंगे तो मैं पहले ऐसा लिखता हूं, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2apx एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस b एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। आपका यही उत्तर संभव है, और जरूरत पड़े तो फिर जो है इसका प्रसार भी करना है, अरेंज भी हम लोगों को करना है। तो कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है, अगर अरेंज करने की आवश्यकता होगी तो कर लोगे या करूं? वैसे मोटे तौर में 90% केसेस में आपका यही उत्तर होगा सर। ठीक है, कुछ हो सकता है इन दोनों पदों में से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉमन निकाल दिया जाए। देखो अभी उत्तर देने की प्रक्रिया है भाई, ये पहला पद रह गया, इनमें से कॉमन निकाल करके फिर अपना रिजल्ट हो गया, ये भी संभव है। वैसे उत्तर मोटे तौर पर यही है। अगला प्रश्न है, देखिए अगर परीक्षा में हमारा प्रश्न आएगा तो जो सबसे पहला वाला प्रश्न था यह इस प्रकार का प्रश्न है, इस लेवल का प्रश्न आएगा, यह भी आपको करना है, जल्दी से कोशिश करेंगे। हमारा प्रश्न है उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और प्रतिच्छेदी वक्रों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 जेड बराबर 2 से गुजरता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन एंड passes from the intersecting curves x square plus y square is equal to 4 कॉमा z is equal to 2। कुल मिलाकर के हमें क्या करना होगा, जो समीकरण प्रतिच्छेदी वक्र की है उसको सम द्विघात समीकरण बनाना होगा। ठीक है, तो हमें जो वक्र दे रखे हैं उसकी बात करता हूं। पहला जो वक्र है जो द्विघातीय है उसको तो एज इट इज रखना है इक्वेशन नंबर 1 के रूप में, और z बराबर 2 से 1 का मान लेना है, z बटा 2 बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से इक्वेशन नंबर 1 को सम द्विघात बनाना है हमें। और सम द्विघात बनाने के लिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का पद, वाई स्क्वायर का पद, जेड स्क्वायर का पद, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पदों में कुछ चेंज नहीं होता है। एक्स वाई जेड के पदों में 1 से गुणा, और अचर पद है तो उसका 1 के स्क्वायर से गुणा होता है। चलो वैल्यूज को रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये कट गया सर 4, रिजल्ट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0। आपके परीक्षा में इस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं सर, केवल और केवल ये ध्यान देना, केवल सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको पूछ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ठीक ठीक वही प्रश्न है, जल्दी से करें। अगला प्रश्न जो एक करने के बाद फिर प्रश्न का पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। एक प्रश्न और ले ले प्रैक्टिस के लिए, चीज वही है। हमारा प्रश्न है उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और प्रतिच्छेदी वक्रों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 कॉमा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बराबर 2 से गुजरता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन एंड passes from the intersecting curves ax square plus by square plus cz square is equal to 1 and alpha x square plus beta y square is equal to 2। अब बड़ा मस्त सवाल है, हाँ यह बड़ा आनंद आएगा, इसलिए करना है आप लोगों को। ध्यान दीजिए यहां पर
तो आप दिमाग भी लगाना है। सर मैं कह रहा था कि दो समीकरणों के अंदर दूसरी एक्स वाई की समीकरण रहेगी, लेकिन दूसरी समीकरण भी हमारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म के अंदर आ गई, तो अब सम द्विघात कैसे बनाओगे? भाई मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है सम द्विघात बनाना। अगर इसको नहीं करते तो गलती में रहते हम लोग, है ना। देखिए इसको हल करने के लिए गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी समीकरण है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बराबर 2। भाग लगाते हुए अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से, इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से इक्वेशन नंबर 1 को सम द्विघात बनाना। अब चलिए सर इधर ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। मुझे यहां पर एक स्क्वायर का गुणा नहीं करना, क्योंकि जैसे ही मैंने अगर एक स्क्वायर का गुणा किया और इसका जब स्क्वायर कर दिया तो एक्स की 4 घातें हो जाएगी, और एक्स की 4 घातें हमारे शंकु का समीकरण नहीं है, तो इसमें अचर पद को 1 से ही गुणा करना है। वैसे यहां पर जैसे 1 है, मान लेते हैं यहां 1 की जगह 7 होता, तब क्या करता मैं 7 गुणा 1 ही करता, ये ध्यान देना। और मुझे 1 का मान रखना है, यहां पर फिलहाल 1 है तो उस 1 का मान रखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 का मान अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 0। अब चलिए सर यहां पर 2 लसअप आ जाएगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग। तो 2 लसअप आने पर 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2b वाई स्क्वायर प्लस 2c जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा वाई स्क्वायर बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर का पद अलग करते हुए, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हुए 2a माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस बीटा वाई स्क्वायर प्लस में 2c जेड स्क्वायर बराबर 0। ये आपका शंकु का समीकरण हो गया। तो ध्यान दीजिए समद्विघात समीकरण में हम एक के स्क्वायर का तो गुणा करते हैं सर, लेकिन वो तब तक पॉसिबल है जब तक आपकी जो दूसरी समीकरण वो एक्स वाई के पद की है ना, एक्स स्क्वायर के पद में कन्वर्ट करने के लिए। और यहां पर जब दूसरी समीकरण हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पद की आ रही है, तो इसका मतलब फिर आपको उसके वर्ग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर अचर पद का 1 से ही गुणा आपको करना होगा। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो ध्यान देना, कुछ यहां पर पैटर्न हमारा प्रश्नों का चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसके अंदर जो है प्रश्न ध्यान देना, तो थोड़ा सा पैटर्न अपने प्रश्न का चेंज हो रहा है। अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखाएं, तो वो रेखा की बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा से जा रहा है और जिसके दिक अनुपात एक समीकरण है, और समीकरण एल एम एन के पदों की समीकरण है ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करती है। से बनने वाले शंकु का समीकरण क्या होगा? देखिए शंकु की जब डेफिनेशन की बात की थी, शंकु का मतलब एक रेखा से जनित होने वाला पृष्ठ था जो एक बिंदु से जाती है, ठीक है, और एक निर्देशक वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने की बात थी हमारी। तो यहां पर एक बिंदु से जाने वाली रेखा है, लेकिन रेखाओं के दिक अनुपात आपको दे दिए हैं, डायरेक्ट कहो चाहे इनडायरेक्ट कहो, दिक अनुपात एल एम एन के रूप में दे रखे हैं, क्योंकि प्रश्न कहा उसके दिक अनुपात जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और इस समीकरण को अगर संतुष्ट करने वाले दिक अनुपात है तो संतुष्ट कहां करवाओगे आप? एल एम एन के स्थान पर करोगे, और वो बेसिकली क्या है हमारे? वह दिक अनुपात है। यानी कहने का मतलब सबसे पहला काम मेरे द्वारा जनक रेखा निकाली जाएगी। भाई जनरेटर लाइन कौन सी है? जनरेटर लाइन का मतलब है जिस रेखा के द्वारा शंकु का निर्माण हो रहा है, और जो रेखा मूल बिंदु सॉरी अल्फा बीटा गामा से इस प्रश्न के अंदर जा रही है, एक स्थिर बिंदु से जा रही है, तो उस रेखा के समीकरण की बात हमको करनी है। और दिक अनुपात आपको दे दिए हैं एल एम एन, तो जनक रेखा निकालना है। और जनक रेखा को आर के बराबर करते हुए, जनक रेखा को आर के बराबर करते हुए एल एम एन के मान यहां पर रख देना, आर हट जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद में जो समीकरण आएगी वही हमारा शंकु का समीकरण होगा।
यानी कुल मिलाकर के जनक रेखा को r के बराबर करते हुए LMN के मान, LMN को प्रतिस्थापित करते हुए इस समीकरण में से LMN गायब करना है कुल मिलाकर के। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हमारी बात हो रही है। सबसे पहले जनक रेखा यानी जनरेटर लाइन की बात हो रही है, और जनक रेखा का मतलब क्या है? बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात LMN है। क्योंकि देखो जो समीकरण है वो कह रही है वो समीकरण दिक् अनुपात के द्वारा संतुष्ट हो रही है, और संतुष्ट होने का मतलब है दिक् अनुपात अगर LMN है तब ये समीकरण है हमारे। तो DRS आपके हमेशा LMN है, और बिंदु आपका कुछ भी हो सकता है, यानी अल्फा बीटा गामा है, उसकी जगह कोई नंबरिकल वैल्यू 1 -1 2 दे दे, उसकी जगह मूल बिंदु आपको दे दे। तो मुझे बताओ एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात अगर आपके पास में है, क्या हमारी जानकारी में आज भी है? तो फिर क्या है? x - x1 अपॉन L बराबर y - y1 अपॉन m बराबर z - z1 अपॉन n। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। तो स्थिति क्या बन रही है? x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n। इसको मैं किसके बराबर मानूंगा? R मानेंगे, और यहां से हम लोग LMN के मान ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए बताओ L का मान क्या होगा? x माइनस अल्फा बटा R। M का मान क्या होगा भाई दूसरे चौथे कंपेयर करने पर? y माइनस बीटा बटा R। और n का मान क्या हो गया? z माइनस गामा बटा R। समझ गए? अब इसके द्वारा गिवन है उसमें आपको रख देना है AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 0, है ना? में मान रखना, में LMN के मान रखना है। और जैसे ही आप ये मान रखेंगे तो A x माइनस अल्फा बटा R होल स्क्वायर प्लस B y माइनस बीटा बटा R होल स्क्वायर प्लस C z माइनस गामा बटा R होल स्क्वायर बराबर 0। और R स्क्वायर यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, उसको फ्री कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो स्थिति क्या रहेगी सर? A x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस B y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस C z माइनस गामा होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद में अरेंज भी करना है तो आप इसका प्रसार करेंगे। तो कुल मिला के आसान चीज है। एक शीर्ष आपको दिया है, जहां से वो रेखा गुजरती है वो शंकु का शीर्ष है, रेखा का समीकरण निकालना है। उसके अंदर LMN दिक् अनुपात होंगे, और LMN से दिक् अनुपातों को आपको संतुष्ट कर देना है। LMN की एक समीकरण होगी, ध्यान देना, LMN की एक ही समीकरण होगी, गौर करना, तो उसको संतुष्ट करवाओगे। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे सर, प्रश्न को बढ़ा दो। एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे वही उत्तर है आपका, जेड स्क्वायर माइनस 2 गामा जेड प्लस गामा स्क्वायर बराबर 0। बताइए अब फाइनल आंसर क्या रहने वाला हमारा? एक्स स्क्वायर के पद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। एक्स वाई वाई जेड के पद कोई भी नहीं है, एक्स का पद है माइनस 2a अल्फा एक्स माइनस 2b बीटा वाई माइनस 2c गामा जेड। और अचर पद के रूप में प्लस में a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर बराबर 0। अगर आवश्यकता पड़े तो उसका प्रसार कर देना, और नहीं तो बेसिक अपना आंसर ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है सर? चलिए इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको सॉल्व करने हैं।
हमारा प्रश्न है मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा द्वारा बने शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके दिक् अनुपात समीकरण 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विच जनरेटेड बाय a line which passes from origin and whose DRS are satisfied by equation 3l square plus 5m square plus 2n square is equal to 0। समझ रहे भाई क्या करना है आपको? हमारे पास में सबसे पहले जनक रेखा की बात करनी है। और जनक रेखा का मतलब कौन सी रेखा है सर? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, कॉमा DRS क्या है? LMN है। इस प्रकार की एक रेखा की बात हम कर रहे हैं। और रेखा का समीकरण हमारा क्या है? रेखा का समीकरण एक बिंदु जाने वाली x माइनस x1 अपॉन L y माइनस y1 अपॉन M बराबर z माइनस z1 अपॉन n। बताओ इसके अंदर जब वैल्यूज को रखेंगे तो x1 y1 और z1 क्या है? 0 0 0। तो हमारी रेखा क्या हो गई? x बटा L बराबर y बटा M बराबर z बटा n बराबर r। इसको मान लेंगे और यहां से LMN के मान निकालेंगे। तो इसलिए L क्या हो गया? x बटा r, M क्या है? y बटा r, n क्या है? z बटा r। ठीक है। अब जो चीज आपको दे रखी है, गिवन है 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0 में मान रखना है। और जैसे ही आप मान रखेंगे 3x स्क्वायर बटा r स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर बटा r स्क्वायर प्लस 2 z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। r स्क्वायर एलसीएम लेकर के फ्री कर दें। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा शंकु का समीकरण है। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आ गया भाई किस प्रकार से हमको करना है। और प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा क्या है? मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं जिनके दिक् अनुपात समीकरण 5l स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn माइनस प्लस nl माइनस 5lm बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं से निर्मित शंकु का समीकरण क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन which formed by a line which passes from origin and the DRS of line satisfy the equation 5l square minus 9m square plus n square minus mn plus nl minus 5lm is equal to 0। कोशिश करें। वही जनक रेखा की बात करनी है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की बात करनी है और उसके बाद में जो LMN के मान आएंगे वो LMN वाले समीकरण को संतुष्ट करवा देना है। अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखें, जनक रेखा की बात अब सीधे सीधे लिख लेता हूं मैं यहां पर। जनक रेखा, इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन n। मूल बिंदु जाने पर x बाय L, y बाय M, z बाय n, इसको मैं r के बराबर मानते हुए यहां से LMN के मान निकालूंगा। L x बटा r, m y बटा r, n z बटा r। क्या करेंगे सर? दी समीकरण 5l स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn प्लस nl माइनस 5lm बराबर 0 में मान रखने पर जैसे ही आप LMN के मान रखेंगे 5x स्क्वायर बटा r स्क्वायर माइनस 9 y स्क्वायर बटा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटा r स्क्वायर माइनस mn, m और n का मान y z बटा r स्क्वायर nl प्लस zx बटा r स्क्वायर माइनस lm 5xy बटा
आर स्क्वायर बराबर 0। आर स्क्वायर को लसा पर लेकर के फ्री कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 5xy बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस, ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न थोड़ा सा बदल रहा है सर। उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है और आधार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 कॉमा जेड बराबर 0 है। अब चलिए इधर ध्यान देना, पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक का प्रश्न LMN वाली समीकरण का था, LMN को हटाना, रिप्लेस करना था। इसके पहले वाले हमने प्रश्न पढ़े, उसमें भी इस प्रकार से प्रतिच्छेदी वक्र आपको दे रखे थे, याद आ रहा कुछ कुछ। और प्रतिच्छेदी जब वक्र आपको दे रखे थे तो उसके अंदर वो मूल बिंदु से जाने वाला शंकु था, समझ रहे हो, ताकि हमने दूसरी समीकरण के द्वारा पहली समीकरण को समद्विघात बना दिया था। लेकिन अब यहां पर शीर्ष आपका दे दिया है अल्फा बीटा गामा और आधार आपको इस प्रकार से प्रतिच्छेदी वक्रों के रूप में दिया है। तो सबसे पहला काम जनक रेखा निकालनी है ना। 3 से 4 स्टेप्स रहेगी हमारे प्रश्न की, उसको आप ढंग से अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला काम जनक रेखा। जनरेटर लाइन का मतलब क्या है, रेखा जिस शीर्ष अल्फा बीटा गामा से गुजरे और डीआरएस मान लेंगे हम, डीआरएस LMN ऐसा मान करके आप रेखा की बात करेंगे। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, एक ही तो आपकी इंफॉर्मेशन है, डीआरएस आपके पास में थे नहीं, तो डीआरएस हमारे द्वारा मानना है, LMN आप मान करके उस रेखा का समीकरण बनाएंगे। तो x माइनस अल्फा बटा L डायरेक्ट लिख दिया मैंने, y माइनस बीटा बटा M बराबर z माइनस गामा बटा n। ये हो गई सर हमारी इक्वेशन नंबर 1 जनक रेखा। यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात, आपका जो समीकरण होगा ना, तो उसके अंदर एक छोटा समीकरण भी होगा। छोटे समीकरण का मतलब क्या, ऐसा z बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 या x बराबर a, y बराबर k, इस प्रकार का एक समीकरण होगा। तो पहले उसको यहां रिप्लेस करना है, समझ गए? तो चलिए देखें, यहां पर जब रिप्लेस करेंगे तो गिवन है हमारे पास में z बराबर 0, इसको जब अप्लाई करते हैं तो x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन n बराबर माइनस गामा अपॉन n, z का मान 0 रख दिया। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, एक छोटी समीकरण से x बराबर 0 होगा या y बराबर या z बराबर, मैं ये कह रहा हूं कि 0 ही होगा। मान लेते हैं x बराबर 2 हो गया, तो x को जब 2 लिखोगे तो x गायब हो जाएगा ना, कहने का मतलब x हट गया। z बराबर k है तो वहां से z हट गया। तो अब मुझे इसको कंपेयर करते हुए x y के मान निकालना। और खास बात क्या कि जो दूसरी समीकरण में वेरिएबल z होगा वो पहली समीकरण में नहीं होगा, पहली समीकरण में z नहीं है। अगर यहां पर x बराबर 0 होगा तो पहली समीकरण में x नहीं होगा हमारे पास में। क्लियर है? तो अब मैं यहां से पहले और तीसरे कंपेयर करते हुए x का मान, दूसरे और तीसरे कंपेयर करते हुए y का मान मैं लेना चाहता हूं। क्लियर है? तो x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर माइनस गामा बटा n और y माइनस बीटा बटा n बराबर माइनस गामा बटा n। ये कंपेयर करते हुए x और y के मान ले रहे हैं। तो चलिए x का मान बताओ फटाफट। x बराबर अल्फा माइनस L गामा बटा n, सही है। y का मान गुणा भी होगा, माइनस बीटा का पक्षांतर प्लस बीटा माइनस n गामा अपॉन LMN। हाँ, इस जगह पर ये वाला है ना, फिर यहां पर भी होगा, यहां होगा तो आगे भी होगा यहां पर। क्लियर सर? अब ये x और y के मान क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, है ना। गिवन कुछ गड़बड़ हो रहा है?
अरे जो गलती होती है ना तो पूरा हटा देना, वापस नए सिरे से सोचना। ये m, तो इधर से x हो गया अल्फा माइनस एल गामा बाय n, और यहां से y बराबर बीटा माइनस m गामा बाय n। ये x और y के मान ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 में रखना है ना। तो फिर दी समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 में, ये इक्वेशन 2 मानो क्या, x और y के मान रखना। रख लोगे सर? और जब ये मान रखोगे तो स्थिति क्या बन रही है देखो, a एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ अल्फा माइनस एल गामा बटा n होल स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस m गामा बटा n का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देखो सर, पहली चीज हम उस जनक रेखा के लिए एल एम एन लेकर के आए हैं, समझ रहे हो भाई, ये तो मन से लिया है हम लोग। तो अब एल एम एन को वापस हम ही हटाएंगे भाई, जो काम बिगाड़ा हमने किया उसको सुधारना भी तो हमारा उद्देश्य है। एल एम एन ला करके प्रश्न के अंदर एल एम एन की बात हो गई, अब एल एम एन को वापस से हटाना भी मुझे है, और एल एम एन कहां से हटेगा, मूल इक्वेशन 1 से हटेगा, समझ गए। देखो अब यहां पर एल बटा एन है, यहां पर m बटा n है, समझ गए। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, l बटा n की रिक्वायरमेंट है ना। तो बताओ l बटा n की रिक्वायरमेंट है, l ऊपर चला गया बटा n, z माइनस गामा नीचे आ गया, x माइनस अल्फा बटा z माइनस गामा। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, m बटा n, m बटा n, m ऊपर चला गया n नीचे है, ये आ गया बराबर y माइनस बीटा बटा z माइनस गामा। यहां तक वापस से ध्यान देना क्या किया हमने, जनक रेखा शीर्ष आपको दे रखा है, डीआरएस हमारे पास में नहीं थे, डीआरएस को एलएमएन मानना है, वो जनक रेखा आपकी इक्वेशन 1 होगी। एक समीकरण जो दे रखी है वक्र, जो आधार है, निर्देशक वक्र कह सकते हैं, वहां से दूसरे वाली छोटी समीकरण से z x y जो भी हो रिप्लेस हो जाएगा। उसके रिप्लेस होने के बाद में जो पीछे वेरिएबल बचे उनके मान हम लोग निकाल देंगे। जैसे z रिप्लेस हो गया, x और y वेरिएबल के मान निकाल देंगे, वो x और y वेरिएबल के मान फिर से निर्देशक वक्र की जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर रख देना। अब उस इक्वेशन में अभी हमारे पास एल एम एन की पोजीशन बनती है, तो उस पोजीशन को हमें वापस वहां से हटाना है, और वो हटेगा कहां से, जनक रेखा से, है ना। जो z बराबर 0 रखा उसके पहले वाली समीकरण से l बटा n और m बटा n हट गया। तो अब बताओ इक्वेशन नंबर 2 से मान रखते हैं, तो a अल्फा माइनस गामा l बाय n का मतलब हो गया सर x माइनस अल्फा बटा z माइनस गामा, सही है, इसका होल स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस गामा m बटा n का मान y माइनस बीटा बटा z माइनस गामा, इसका होल स्क्वायर बराबर 1। अब इस कैलकुलेशन को हमको करना पड़ेगा सर, होल स्क्वायर बाद में करूंगा, पहले लसअप लेने की बात करता हूं। तो देखिए हमारी पोजीशन a z माइनस गामा लसअप आ गया, तो यहां से क्या आ रहा सर, अल्फा z माइनस अल्फा गामा माइनस एक्स गामा प्लस अल्फा गामा होल स्क्वायर प्लस b, यहां से एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, z माइनस गामा बीटा z माइनस बीटा गामा माइनस y गामा प्लस बीटा गामा होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए सर, अब कुछ चीजें कट रही है, यहां पर क्या कट रहा है, अल्फा गामा यहां पर कट गया, इधर बीटा गामा हमारा कट गया, तो क्या बच रहा है सर, हमारी स्थिति बन गई, और कुछ करें क्या, z माइनस गामा का होल स्क्वायर ऐसा पर लें, पूरे का एलसीएम z माइनस गामा होल स्क्वायर, तो ये रहा सर 1 गुणा अल्फा z माइनस एक्स गामा होल स्क्वायर प्लस b गुणा बीटा z माइनस गामा
वाई होल स्क्वायर बराबर 0। लसपा को वज्र गुणा कर दें और इसका प्रसार कर लेते हैं, देख लेना यही उत्तर है क्या, और नहीं तो इसका प्रसार करते हुए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की फॉर्म के अंदर हमको अरेंज करना होगा। तो आपका आंसर, हाँ सर, अच्छा बराबर में 1 है तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी, यहां पर 0 लिख दिया था भाई, बराबर 1 है तो यहां भी बराबर 1 ही करोगे, अब इसका प्रसार करना पड़ेगा सर, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अब अपने पास में नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर का ए से गुणा है ना, तो ए अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2a अल्फा गामा जेड एक्स, कैलकुलेशन जरूर देख लेना, प्लस ए गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2b बीटा गामा वाई जेड प्लस में बी गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे यही उत्तर होगा रे, है ना, जो आपका आंसर होगा ना, ए गुणा ये प्लस बी गुणा इसका होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर बराबर 0, यही उत्तर होगा। अब मैंने कर लिया तो कर लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2 गामा जेड प्लस गामा स्क्वायर। अब चलिए अरेंज कर लेते हैं फाइनल, जब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद देखें, एक्स स्क्वायर का पद कहीं नजर आ रहा है, ये वाला पद एक्स स्क्वायर का असर है, तो लिख देता हूं मैं ए गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का पद कहीं दिख रहा है, बी गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का पद ए जेड के 2 पद है रे ना, जेड स्क्वायर के ये भी पद है और जेड स्क्वायर का पद ये भी तो है, ओहो हो बराबर में भी है, गजब हो गया। देखो वापस से एक्स स्क्वायर का पद ये एक ले लिया हम लोगों ने ना, वाई स्क्वायर का पद ये ले लिया, अब जेड स्क्वायर के पद हम लोग ले रहे हैं, जेड स्क्वायर कॉमन लेने पर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर। अब बताओ वाई जेड का पद है क्या, है माइनस में 2 बी बीटा गामा वाई जेड, उसके बाद जेड एक्स का पद माइनस का 2 माइनस का 2a अल्फा गामा जेड एक्स, उसका एक्स वाई का पद दिख रहा है क्या कहीं, नहीं दिख रहा मुझे तो, ये हो गया, 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 अब नहीं दिख रहा है सर, प्लस का 2 गामा जेड माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0, ये आंसर है। वैसे मोटे तौर पर आपका आंसर इसी स्थान के ऊपर आपका मिल जाएगा, ए अल्फा जेड माइनस एक्स गामा होल स्क्वायर प्लस बी बीटा जेड माइनस गामा वाई होल स्क्वायर बराबर जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। तो क्या करना है सर, जनक रेखा बनानी है, एल एम एन डी आर मन से लेने हैं, जो भी एक्स का वाई का जेड का मान होगा उसको रिप्लेस करते हुए बचे हुए वेरिएबल्स के मान निकालने हैं, उन वेरिएबल्स के मान निर्देशक वक्र की दूसरी समीकरण में रखना है, और वहां जो एल एम एन के पैर बन रहे हैं उनका मान वापस जनक रेखा के समीकरण से रख करके संतुष्ट कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए सर, जैसे मान लिया हमारा ये प्रश्न है, ठीक ठीक पिछला ही प्रश्न है, कोशिश करेंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आ रहा है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 1 0 और निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 वाई बराबर 0 है। Find the equation of cone whose vertex is 1 1 0 and the diameter circle is x square plus z square is equal to 4 y is equal to 0। कुछ भी नहीं करना है सर, एल एम एन मान करके सबसे पहले जनक रेखा निकालेंगे, है ना, मैं भी करता हूं, कोशिश करें आप भी, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जो है लिखना बंद करते हुए आप इसको सोचेंगे समझेंगे, और अगला प्रश्न फिर से मैं देने वाला हूं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहां पर जनक रेखा की बात सबसे पहले हो, जनक रेखा का मतलब है शीर्ष 1 1 0 और डायरेक्शन रेशियोज DRS LMN मान करके हम जनक रेखा का निर्माण कर रहे हैं।
हमारी पोजीशन x माइनस 1/l बराबर y माइनस 1/m बराबर z/n, इसको मेरे द्वारा इक्वेशन नंबर 1 माना जाएगा। मैंने यहां फॉर्मूला नहीं लिखा है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 नहीं लिख करके सीधा उसके अंदर वैल्यूज को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब गिवन है हमें जो निर्देशक वक्र है उसके माध्यम से y का मान 0 है, और जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो x माइनस 1/l बराबर माइनस 1/m बराबर z/n। y हमारा हट गया है, y रिप्लेस हो गया है, लेकिन x और z अभी भी बचे हुए हैं, तो मुझे x और z के मान ज्ञात करने हैं। तो जब पहले दो का कंपेयर करूंगा मैं फर्स्ट और सेकंड का, तो x का मान आ रहा है 1 माइनस l/m, और जब मैं अंतिम दो का कंपेयर करूंगा तो z का मान मेरे पास में आएगा z बराबर माइनस n/m। ये x का मान z का मान हमें इस वक्र के अंदर रखना होगा। भाई y तो 0 ही है, ठीक है। तो अब या दी समीकरण x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 4 में मान रखना, और जैसे इसके अंदर मान रखेंगे x और z का मान, x का मान 1 माइनस l/m होल स्क्वायर, z का मान माइनस n/m होल स्क्वायर बराबर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में l m n हमारे पास में एडिशनल आ गए, इनके मान मुझे जनक रेखा मूल रेखा के समीकरण से ज्ञात करने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी रिक्वायरमेंट है l/m। तो ध्यान दें l/m आपका निकल रहा है, l ऊपर y माइनस 1 नीचे, तो x माइनस 1/y माइनस 1, और दूसरी रिक्वायरमेंट है n/m की। n/m हमारे पास में क्या स्थिति बन गई सर, n/m, n ऊपर गया, ये नीचे आ रहा है, तो z/y माइनस 1। अब ये मान हमको रखना है इक्वेशन 2 में रखना, और जैसे ही मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे 1 माइनस l/m का मान x माइनस 1/y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस z/y माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 4। y माइनस 1 होल स्क्वायर आपका एज ए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनेगी, y माइनस 1 होल स्क्वायर लसअप होने पर इधर y माइनस 1 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है z स्क्वायर बराबर 4। आसान से समीकरण है, गणनाएं हो सकती है हमारी करनी चाहिए। इधर y माइनस x का होल स्क्वायर करने पर y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 4, y स्क्वायर हुआ माइनस 2y का माइनस का 8y हुआ और प्लस का 4 भी हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का पद, हमारा आंसर शंकु का समीकरण x स्क्वायर, y स्क्वायर में हुआ माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का हो गया z स्क्वायर। अब उसके बाद में xy का पद है हमारे पास माइनस का 2xy और कुछ है क्या, प्लस का 8y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं सर उत्तर निश्चित रूप से आया होगा। आया सर राम प्रकाश जी? नहीं आया, किया नहीं, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न राम प्रकाश जी के लिए, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और निर्देशक वक्र z बराबर k और फंक्शन xy बराबर 0 है। ये प्रश्न आपके परीक्षा का प्रश्न है ना, 1 2 3 स्टार लगा दिया मैंने। परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है शंकु का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, और निर्देशक वक्र डायरेक्टर सर्कल आपको दे रखा है। चलिए सर एक बार लिखना बंद करें। तो हमने कुछ इस प्रकार का प्रश्न पहले भी किया था, और पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जब आपका शेष मूल बिंदु था, एक्स वाई जेड की दो समीकरण थी, तो उसमें से पहले वाले समीकरण को हमने समद्विघात बनाया था। लेकिन चूंकि यहां पर निर्देशक वक्र दे रखा है,
तो अब इधर ध्यान दीजिए क्या करना है, आपका प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। हो सकता है प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है ना, कोई चेंज नहीं है। पिछले जो 2 प्रश्न किए हैं ठीक ठीक वही आपका है। सबसे पहला काम, जनक रेखा को निकालो आप। ध्यान दीजिए, जनक रेखा का मतलब शीर्ष क्या है, मूल बिंदु 0 0 0, और डीआरएस क्या है, एल एम एन, जो हमारे द्वारा मानी जा रही है। क्लियर है, शीर्ष और डीआरएस हमारे पास में। चलिए गौर कीजिए, तो जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो x माइनस x1 लिखूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, अपॉन एल y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 अपॉन n। x बटा l हो गया, y बटा m हो गया, z बटा n हो गया। इस मूल जनक रेखा को इक्वेशन 1 मानना। इसके पहले भी हमने शंकु के समीकरण की बात की थी, लेकिन उसमें एल एम एन की समीकरण थी, डीआरएस संतुष्ट करने वाली बात थी, तो एल एम एन निकाल करके रख दिया था। यहां पर डीआरएस की समीकरण नहीं है हमारे पास में। अब देखो क्या चीज दे रखी है मुझे, इस बार मुझे z बराबर k दे रखा है, और z बराबर k देने का मतलब x बटा l y बटा m, z के स्थान पर k लिख देना। यानी कुल मिलाकर के यहां से z हट गया है, पीछे 2 वेरिएबल बचे x और y, मुझे x y के मान लेने हैं। तो बताओ यहां से x का मान क्या होगा, k l बटा n, y का मान क्या होगा, k m बटा n। इसको क्या कहां रखना है ना, गिवन f एक्स वाई बराबर 0 में एक्स वाई के मान रखना, एक्स वाई के मान रखना है। अब जल्दी से जैसे ही एक्स वाई के मान रखेंगे, देखो क्या स्थिति रही, एफ एफ रहेगा सर, एक्स का मान क्या हुआ, के एल बटा एन, कॉमा वाई का मान क्या हुआ, के एम बटा एन बराबर 0। बस यही रहेगा सर एक्स और वाई का मान। अब मुझे इसमें से एल एम की जो पोजीशन क्रिएट हो रही है उसको यहां से हटाना है, और वो इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हटेगी। तो समीकरण नंबर 1 से बताओ क्या क्या मान चाहिए मुझे, एक चाहिए मुझे एल बटा एन का मान, और एल बटा एन, एल ऊपर गया जेड नीचे आया, तो एक्स बटा जेड। और एक चाहिए मुझे एम बटा एन का मान, एम ऊपर गया जेड नीचे आया, वाई बटा जेड। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 में रखना। और जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में मान रखेंगे तो देखो एफ के एक्स बटा जेड कॉमा के y बटा z बराबर 0, ये आपके प्रश्न का आंसर है। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसमें तो कोई दम था नहीं प्रश्न में, है ना। केवल देख कर घबरा जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा इस प्रश्न के अंदर। तो चीज वही है, प्रोसेस आपका वही है। जनक रेखा, जनक रेखा के अंदर उसको इक्वेशन 1 मानते हुए z को k के द्वारा रिप्लेस कर दिया, एक्स वाई के मान आ गए, एक्स वाई के मान निर्देशक वक्र की दूसरी समीकरण में रख दिए गए, एल एम एन की जो पोजीशन बन रही है उसको इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा वापस से रिप्लेस कर दिया। चलिए फिर से एक प्रश्न आपके लिए आ रहा है, कोशिश करेंगे सर इस प्रश्न को आपके द्वारा हल होना चाहिए। उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है, और आधार वक्र, भाई आधार वक्र कहें, प्रतिच्छेदी वक्र कहें, निर्देशक वक्र कहें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 कॉमा जेड बराबर 0 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is alpha beta gamma and the base curve is x square upon a square plus y square upon b square बराबर 1 कॉमा z is equal to 0। क्या करना चाहिए मुझे इस प्रश्न को हल करने के लिए, सबसे पहले जनक रेखा की बात करनी है। और जनक रेखा का मतलब यहां पर शीर्ष अल्फा बीटा गामा पहली बात, और डी आर एस एल एम एन ऐसा मानते हुए हम बात करेंगे। चलो जी, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन बराबर z माइनस गामा अपॉन एन, ये मूल रूप से जनक रेखा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमें दे रखा है प्रश्न के आधार पर z बराबर 0, और जब z बराबर 0 रखेंगे तो इक्वेशन x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन, z 0 हो गया,
माइनस गामा अपॉन एन। अब कंपेयर करते हुए मुझे एक्स और वाई के मान प्राप्त करने हैं। तो पहले और जब तीसरे का कंपेयर करूंगा तो एक्स का जो मान आ रहा है अल्फा माइनस गामा एल बटा एन, और जब दूसरे तीसरे कंपेयर करूंगा तो y का मान आ रहा है y बराबर बीटा माइनस गामा, ये m है सर, गामा m बटा n। ठीक है जी। चलिए x और y के मान आ गए। अब जो आधार वक्र के अंदर मुझे रखना है, ठीक है ना, वक्र एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 में एक्स वाई के मान रखना है। और जैसे ही मान रखेंगे तो देखिए एक्स के स्थान पर 1 बाय ए स्क्वायर बाहर करते हुए अल्फा माइनस गामा एल बाय एन होल स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, वाई का मान बीटा माइनस गामा एम बटा एन होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो एल एन एम एन की जो सिचुएशन बन रही है उसके मान निकाल करके रखना होगा। तो समीकरण नंबर 1 से इस समीकरण को हमारे द्वारा 2 माना जा रहा है। तो समीकरण नंबर 1 से एल बाय एन चाहिए मुझे, एल बाय एन एक्स माइनस एल्फा बटा जेड माइनस गामा, और चाहिए मुझे एम बाय एन का मान y माइनस बीटा बटा z माइनस गामा, ये मान इक्वेशन नंबर 2 में रखना, यानी एल एम एन की पोजीशन वापस से हटाने की बात कर रहे हैं। तो 1 बाय ए स्क्वायर एल्फा माइनस गामा एक्स माइनस एल्फा अपॉन z माइनस गामा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बीटा माइनस गामा y माइनस बीटा बटा z माइनस गामा होल स्क्वायर बराबर 1। वापस वही काम करना है सर, z माइनस गामा लसा पर लेकर दो पद तो काट ही दे हम लोग। तो स्थितियां बन रही हमारी 1 बाय ए स्क्वायर z माइनस गामा अल्फा z माइनस अल्फा गामा माइनस गामा एक्स प्लस अल्फा गामा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहां पर z माइनस गामा एलसीएम आ गया, बीटा z माइनस बीटा गामा माइनस गामा y प्लस बीटा गामा होल स्क्वायर बराबर 1। कुछ चीजें यहां से कट रही है, अल्फा गामा कट गया, बीटा गामा कट गया। अब कुल मिलाकर के एलसीएम ले लेता हूं और उसका वज्र गुणा कर देता हूं, वही आपका उत्तर है। तो एलसीएम लेने पर आपका रिजल्ट आएगा, देखो तो बी स्क्वायर अल्फा जेड माइनस गामा एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा जेड माइनस गामा वाई होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। ये आपका शंकु का समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस क्लियर हो गया, कहां से क्या चीज हम लोग करने वाले हैं। हमारा प्रश्न, चलिए सर आज की क्लास के अंदर आखिरी मौका, अभी तक जिसने कोई कुछ नहीं किया है तो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है अल्फा बीटा गामा और निर्देशक वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax z बराबर 0 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड द डायरेक्टर कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax z इज इक्वल टू 0। चीज वही है, सबसे पहले जनक रेखा इक्वेशन 1, जनक रेखा में z 0 रखते हुए एक्स वाई के मान निकालना, एक्स वाई के मान निर्देशक वक्र की समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax में रखना। जब जो समीकरण बन जाएगी उसमें एल एम एन की जो पोजीशंस बनती है उसको इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा वापस से रिप्लेस हमको करना होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं जनक रेखा, इक्वेशन ऑफ ए जनरेटर लाइन। पता लगा शीर्ष अल्फा बीटा गामा
DRSLMN। गौर कीजिए, हमारी पोजीशन क्या बनेगी, जनक रेखा हो गई और DRS आपके पास में हो गया ना, तो जनक रेखा हो गया x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n, इक्वेशन नंबर 1। दे रखा है हमें z बराबर 0, रखने पर x माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर माइनस गामा अपॉन n। यहां से पहले और तीसरे कंपेयर करने पर x का मान एल्फा माइनस गामा l बटा n, दूसरे तीसरे कंपेयर करने पर y बराबर बीटा माइनस गामा m बटा n। इन मानों को कहां रखना है ना, दी समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax में x y के मान रखना है। और जैसे ही एक्स वाई के मान रखेंगे यहां पर, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया बीटा माइनस गामा एम बाय एन होल स्क्वायर बराबर 4a, एक्स के स्थान पर एल्फा माइनस गामा एल बटा एन हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर जो एल एम एन की पोजीशन बन रही है उसको इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा निकालते हुए रिप्लेस करना है। देखो एक चीज m बटा n चाहिए मुझे, तो m बटा n, m ऊपर गया n नीचे रह गया, तो y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा हो गया। और चाहिए मुझे l बटा n, l ऊपर n नीचे, x माइनस एल्फा बटा z माइनस गामा। ये मान आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। और जैसे ही इन मानों को आप समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो देखिए स्थिति क्या बन रही है, बीटा माइनस गामा y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा होल स्क्वायर बराबर 4a एल्फा माइनस गामा x माइनस एल्फा अपॉन z माइनस गामा। ठीक है सर, y स्क्वायर 4a क्लियर। अब वही काम एलसीएम लेना है और एक पद आपका z माइनस गामा वाला कटने वाला है सर। तो चलिए यहां पर एलसीएम हो गया z माइनस गामा और होल स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर के रूप में लिखता हूं, और ऊपर की ओर बीटा z माइनस बीटा गामा माइनस गामा y प्लस बीटा गामा होल स्क्वायर बराबर 4a। इधर भी एलसीएम लेने की बात करूंगा मैं, इधर एलसीएम z माइनस गामा एल्फा z माइनस एल्फा गामा माइनस गामा x प्लस एल्फा गामा। चलिए कुछ चीजें कटती है उसको काटने की बात करेंगे। जैसे z माइनस गामा से एक z माइनस गामा कट गया, यहां पर बीटा गामा आपका कट रहा है, यहां पर एल्फा गामा आपका कट रहा है, वज्र गुणा कर दो आपका आंसर आ गया। तो हमारा रिजल्ट है बीटा z माइनस गामा y होल स्क्वायर बराबर 4a z माइनस गामा एल्फा z माइनस गामा x। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये शंकु का समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जो कुछ भी डिस्कस हुआ है वो सब चीजें अच्छे से क्लियर आपको हुई होगी ना। इसको लिखना जरूर है, रिवीजन आपको अवश्य करना है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।